Bismillahirrahmanirrahim. Welcome to final term preparation video of CS502 Fundamental of Algorithms. Let's start with चेन मैट्रिक्स मल्टीप्लाई। तो अभी तक जो हमारी मिड टर्म की सीरीज़ थी उसके अंदर हम देख रहे थे कि हमारे पास डायनेमिक प्रोग्रामिंग के एल्गोरिथम्स किन किन प्रॉब्लम्स में यूज़ होते हैं। तो उसी तरह की एक प्रॉब्लम है चेन मैट्रिक्स मल्टीप्लाई, और यहाँ से हमारी फाइनल टर्म की प्रिपरेशन स्टार्ट होती है। तो हमारे पास फॉर एग्जांपल एक सीरीज़ है मैट्रिसेस की A1 A2 सो ऑन AN, ठीक है। यानी A1 A2 से मल्टीप्लाई हो रहा है, A3 से A4 से आगे तमाम मैट्रिसेस आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। तो ये मैट्रिक्स जो है ना, अगर हम A1 A2 को पहले मल्टीप्लाई कर दें, फिर इसके बाद वालों को बाद में मल्टीप्लाई कर दें, या पहले इनको मल्टीप्लाई कर दें फिर बाद में इनको कर दें, तो ये अलाउ होता है। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन में अलाउ होती है, कम्यूटेटिव अलाउ नहीं होती, यानी आगे पीछे नहीं कर सकते। तो बात ये हुई इस तरह से कि जब एसोसिएटिव लॉ इसके अंदर अप्लाई हो रहा है, तो आगे पीछे करने से ना मल्टीप्लिकेशन को फ़र्क पड़ रहा था मल्टीप्लिकेशन के स्टेप्स में, ठीक है। तो हमारे पास जो एक p मल्टीप्लाई बाय q यानी p बाय q ऑर्डर का जो मैट्रिक्स होता है, जिसके अंदर p रोज हैं q कॉलम्स हैं, जब इसको मल्टीप्लाई किया जाता है q बाय r मैट्रिक्स के, तो हमारे पास जो रिजल्ट आता है वो p r मैट्रिक्स आता है, ठीक है। जहाँ पे p है हमारा ये कोई भी वैल्यू हो सकती है और r की भी कोई वैल्यू हो सकती है। अगर हम i ले लें एक वेरिएबल, ठीक है, जो i है 1 से लेके p तक जाएगा, और j है जो 1 से लेके r तक जाएगा, तो हमारा जो रिजल्टेंट मैट्रिक्स बनेगा सी आई जे, वो किसके बराबर होगा? वो इन तमाम के मैट्रिक्स की मल्टीप्लिकेशन के सम के बराबर होगा, जहाँ पे ए आई के बी के जे, यानी के हमने दरमियान वाली वैल्यू ले ली, जो कि के को हमने ले लिया कि ये क्यू के बराबर है जो दरमियान में था, ठीक है। तो क्यू हमारा 1 से क्यू, के हमारा 1 से क्यू तक जा रहा है, और आई हम पहले ही डिफाइन कर चुके हैं, ये 1 से पी तक जा रहा है, और जे हमारा 1 से आर तक जा रहा है। तो बेसिकली हमारे पास ये फार्मूला आ गया मल्टीप्लिकेशन का। अब हमारे पास जो रिजल्ट होगा सी, उसके अंदर पी आर टोटल एंट्रीज होंगी, यानी जो आउटर हमारे पास वैल्यूज थी मैट्रिक्स के ऑर्डर की, वो हमारे पास इसके रिजल्ट में होंगी, और जो इसके अंदर टाइम कम्प्लेक्सिटी लगेगी वो लगेगी ओ ऑफ क्यू। तो हमारे पास जो रिजल्टेंट मल्टीप्लिकेशंस बनेंगी वो बनेंगी पी आर मल्टीप्लाई बाय क्यू, ठीक है, जो कि बन जाएंगी पी क्यू आर। अब हमारे पास अगर इसको एग्जाम्पल के तौर पे समझा जाए, तो हमारे पास तीन मैट्रिसेस हैं, ठीक है। एक A1 मैट्रिक्स है जो कि 5/4 ऑर्डर का, A2 मैट्रिक्स है 4/6 ऑर्डर का, A3 मैट्रिक्स है 6/2 ऑर्डर का। तो मल्टीप्लिकेशन हम इस तरह से भी कर सकते हैं, इस तरह से भी कर सकते हैं, ठीक है। अगर हम पहले A1 और A2 मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई कर दें, तो हमारे पास P की वैल्यू यहाँ पर 5 है, ठीक है, Q की वैल्यू यहाँ पे 4 है, और R की वैल्यू हमारे पास 6 है। तो हमारे पास जो नंबर ऑफ मल्टीप्लिकेशन के स्टेप्स बनेंगे वो बनेंगे 5 मल्टीप्लाई बाय 4 मल्टीप्लाई बाय 6, जो कि P मल्टीप्लाई बाय Q मल्टीप्लाई बाय R। फिर उसके बाद हम A1 A2 को मल्टीप्लाई करेंगे 3 के साथ। अब इनका जो ऑर्डर बन चुका है वो ऑर्डर वाला बन चुका है 5 मल्टीप्लाई बाय 6। अब ये मल्टीप्लाई होंगे एक 6/2 मैट्रिक्स के साथ। तो हमारे पास जो P की वैल्यू बनेगी वो बनेगी हमारे पास 5, Q की वैल्यू बनेगी हमारे पास 6, और R की बनेगी 2। तो हमारे पास ये आ जाएगा अब इसका रिजल्ट 5 मल्टीप्लाई बाय 6 मल्टीप्लाई बाय 2, और हमारे पास जो टोटल नंबर ऑफ स्टेप्स बनेंगे वो बनेंगे 180। लेकिन अगर हम ऐसा करें कि A2 A3 को पहले मल्टीप्लाई कर दें आपस में, और फिर A1 के साथ मल्टीप्लाई कर दें, तो हमारे पास जो नंबर ऑफ स्टेप्स बनेंगे वो 88 बनेंगे। यानी अगर हम पहले इन दो को मल्टीप्लाई करते हैं, तो फिर हमारे पास कुछ और नंबर ऑफ स्टेप्स आते हैं जो कि ज़्यादा है, और अगर हम पहले इन दो को मल्टीप्लाई कर देते हैं तो कुछ नंबर ऑफ स्टेप्स जो आते हैं वो हमारे पास कम आ जाते हैं, तो हमारी जो कंप्यूटेशन है वो काफ़ी बेटर हो जाती है। तो अब ये पता चलाना है कि किस ऑर्डर में उनको मल्टीप्लाई करें, ये काफ़ी मुश्किल काम है अगर हम डायरेक्ट तरीके से इसको करें डायनेमिक प्रोग्रामिंग के अलावा। तो ये हम देखते हैं कि यहाँ पर तो कंसिडरेबल सेविंग हो गई हमारी 180 से 88 स्टेप्स में आगे। लेकिन किस ऑर्डर में मल्टीप्लाई किया जाए हमें कैसे पता चलेगा? मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन एसोसिएटिव होती है, कम्यूटेटिव नहीं होती। तो हमारे पास किसी भी जगह पे हम पेरेंथेसिस ऐड कर सकते हैं, किसी भी मैट्रिक्स को पहले मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो चेन मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन प्रॉब्लम यही होती है कि हमारे पास मैट्रिसेस गिवन है A1 से लेके AN तक, ये सीक्वेंस है मैट्रिक्स का, जिनकी डायमेंशन है P0 से लेके Pn, यानी पहले वाले की P0 ले ली, पी नॉट मल्टीप्लाई बाय P1 ले ली, ठीक है। आखिरी वाला जो है उसकी Pn, अगर आखिरी डायमेंशन है तो Pn-1 बाय Pn ले ली। तो हमारे पास ये डायमेंशंस बन रही होती हैं, ठीक है, यानी ये इनके रो मल्टीप्लाई बाय कॉलम का जो ऑर्डर है उसकी डायमेंशन है। अब ए आई जो मैट्रिक्स है इसके अंदर वो किस डायमेंशन का है? वो है Pi-1 मल्टीप्लाई बाय Pi, यानी जो उसका हमारे पास नंबर ऑफ कॉलम्स हैं वो Pi डायमेंशन के हैं, और जो उसकी रोज हैं वो Pi-1 के बराबर है। देखें पिछले वाले के बराबर इसकी रो, पिछले वाले के कॉलम के बराबर इसकी रो होगी, तभी आपस में मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है। तो ए आई जो है उसकी डायमेंशन होगी Pi-1 और इंटू Pi। तो हमने क्या करना है, डिटरमिन करना है ऑर्डर ऑफ मल्टीप्लिकेशन दैट मिनिमाइजेस द नंबर ऑफ ऑपरेशन, यानी नंबर ऑफ ऑपरेशन सबसे कम हो इस तरह का हमने ऑर्डर निकालना है। इसी तरह के हमें बताना है कि
कौन से मैट्रिक्स आपस में पहले मल्टीप्लाई होंगे। अब हमारे पास हमने एक एक प्रोसीजर ये निकाल दिया इसका, जिसको हम ब्रूट फोर्स अप्रोच कहते हैं, कि आप बस ऐसे हमारे पास जो भी मैट्रिक्स गिवन है ना, आप बारी बारी उनको डिफरेंट सीक्वेंसेस में मल्टीप्लाई करके देख लो, ठीक है। जो जिसके अंदर मिनिमम ऑपरेशंस आते हैं वो आप पता चल जाएगा। लेकिन इससे मसला ये आया कि सिर्फ आउटर मोस्ट पेरेंथेसिस लगाने के लिए हमें n-1 वेज बनते हैं। अगर हमारे पास n मैट्रिसेस हैं और सिर्फ अगर हम ये वाली ब्रैकेट लगाएं जो आउटर ब्रैकेट्स हैं, ठीक है, यहाँ पर लगा सकते हैं, फिर यहाँ पर लगा सकते हैं, फिर इसी तरह यहाँ पर लगा सकते हैं, फिर A1 से लेके A4 तक लगा दें, आगे A5 से AN तक लगा लें, तो यही सिर्फ अगर हम ब्रैकेट्स लगाएं n मैट्रिसेस के लिए तो n-1 वेज बन जाते हैं, ठीक है, इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव। तो अगर हम इसको kth मैट्रिक्स के साथ बाद स्प्लिट कर दें, ठीक है, जैसे हम यहाँ पर 1 के बाद करें या 2 के बाद या 3 के बाद, अगर हम kth के साथ बाद इसको कर दें तो हमारे पास दो सबलिस्ट बन जाती हैं, ठीक है। एक सबलिस्ट बनती है, फॉर एग्जांपल k की जगह है 5, तो एक सबलिस्ट बनेगी A1 से लेके A5 तक, अगली बनेगी A6 से लेके AN तक, ठीक है। तो हमारे पास जो पहली बनेगी वो बनेगी k मैट्रिसेस वाली, और दूसरी जो बनेगी वो n-k की बनेगी, यानी जो बाकी बचेंगे, ठीक है। तो अगर हम इसको सब्सक्रिप्टिव फॉर्म में लिखें तो पहले बनेंगे A1 से लेके AK तक, और अगले बनेंगे AK+1 से लेके AN तक। नंबर यहाँ पे कितने हैं टोटल, यहाँ पे k हैं और यहाँ पे n-k हैं, क्योंकि k यहाँ इस्तेमाल हो गए, n में से k माइनस करें तो उतने यहाँ बच गए, ठीक है। अब हम क्या करें कि अगर तमाम इन तरीके इनके ऊपर लगाएं और निकालने की कोशिश करें, इंडिपेंडेंट चॉइसेस बन जाती हैं, ठीक है। तो लेफ्ट वाले को कैलकुलेट करने के लिए एल वेज अगर हम बोलते हैं और आर वेज यानी आर तरीके हैं राइट वाले को करने के लिए, तो हमारे पास टोटल बन जाएगा L/R, L मल्टीप्लाई बाय R टोटल हमारे पास बन जाएगा। तो हमारे पास जो रिकरेंस रिलेशन बनती है, रिकरेंस रिलेशन क्यों बनती है, देखें हमारे पास एक मैट्रिक्स है A1 से लेके A2 है, A3 है, तीन है अभी, तो पहला एक बन गया कि मैंने इसको यूं ऑर्डर दे दिया। अब इसके अंदर भी तो फर्दर देखना है ना, तो इसको मैंने यूं ऑर्डर दे दिया, तो इस तरह रिकरेंस बनती जा रही है। अंदर अंदर वाले मैट्रिसेस को भी हमने देखना होता है कैसे, तो ये एक रिकरेंस का रिलेशनशिप बन जाता है कि छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड होती जाती है कहानी, ठीक है, और लंबे अरसे तक चलती रहती है। तो इसके लिए हमारे पास जो फार्मूला आता है वो ये आता है कि P ऑफ n अगर हमने निकालना है, ठीक है, यानी ये नंबर ऑफ वेज, डिफरेंट वेज अगर हमने निकालने हैं, तो अगर तो एक मैट्रिक्स है तो पैरेंथेसिस लगाने का एक ही तरीका होगा, ठीक है। अगर हमारे पास दो या उससे ज़्यादा मैट्रिक्स हैं तो हम क्या करेंगे, P ऑफ k यानी जो हमारा L है मल्टीप्लाई बाय R, L में नंबर कितना है k, ठीक है, तो ये P ऑफ k बन जाएगा, और R में नंबर कितना है n-k, तो ये P n-k बन जाएगा, ठीक है। अब k की वैल्यू जो है वो 1 से लेके n-1 तक जाएगी, ये हम पहले देख चुके हैं कि आउटर मोस्ट पैरेंथेसिस n-1 तक जा रही होती हैं, तो 1 से लेके n-1 तक ये जाएगी और ये ऐड होगा। तो ये हमारे पास जो फंक्शन बना है पी के या Pn-k, ये एक फंक्शन होता है जिसको कैतलान नंबर्स कहते हैं, ठीक है। कैतलान नंबर्स का फॉर्मूला होता है C ऑफ n इज इक्वल टू 1/n+1, और कम्बिनेशन होता है हमारे पास 2n और n का, ठीक है, जिसको हम इस तरह भी ब्रैकेट में लिख सकते हैं 2n/n, यानी 2n वैल्यूज है, उनमें से n हमने चूज करनी है, ठीक है। तो ये हमारे पास कम्बिनेशन कैतलान नंबर का फॉर्मूला आता है, ठीक है। अच्छा, अब कैतलान नंबर को इसके अंदर पुट करते हैं और इसके अंदर इसका जो फार्मूला पुट करते हैं, ठीक है, Cn-1 और Cn, तो हमारे पास जब कैलकुलेशन करते हैं तो रिजल्ट आता है 4n डिवाइडेड बाय n रेज टू पावर 3/2, ये हमारे पास आता है, ठीक है। और ये हमारे पास इसका ओमेगा की वैल्यू आती है, ठीक है। तो हमारे पास जो डोमिनेटिंग टर्म है हम वो लेते हैं, ठीक है, किसी भी टाइम कम्प्लेक्सिटी के अंदर, तो यहाँ पर डोमिनेटिंग टर्म बन रही है 4n, तो 4n एक्सपोनेंशियल है, ठीक है। एक्सपोनेंशियल से मुराद ये कि n पावर में चला गया, ठीक है। तो ये बहुत जल्दी ग्रो करेगा और ये अप्रोच प्रैक्टिकल नहीं है, हम इसको नहीं कर सकते, इतनी ज़्यादा कैलकुलेशन नहीं हो सकती हमारे पास। ऑर्डर ऑफ n स्केयर तक, ऑर्डर ऑफ n क्यूब तक कहानी ठीक होती है। जब n पावर में चला जाए, 4n या फैक्टोरियल्स में चला जाए, तो वो बहुत कम्प्लेक्स चीज़ें होती हैं, ठीक है, उनके लिए फिर हमें बहुत कम मैट्रिसेस लेने पड़ेंगे अगर वो वाला तरीका अप्लाई करना है। तो डायनेमिक प्रोग्रामिंग के ज़रिए भी हम ये काम कर सकते हैं, वो कैसे कर सकते हैं वो अभी हम देखते हैं। तो डायनेमिक प्रॉब्लम में बेसिकली क्या होता है, डायनेमिक प्रोग्रामिंग के अंदर कि हम छोटी छोटी प्रॉब्लम्स में उसको डिवाइड कर देते हैं, जैसे हम रिकर्जन में करते थे। फिर हम ना प्रॉब्लम्स के का जो रिजल्ट होता है उनको सेव करते जाते हैं और बार बार कैलकुलेशन से बचते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर भी हम यही करेंगे कि एक बार हमने कोई कैलकुलेशन कर ली उसको हम सेव कर लेंगे, फर्दर कैलकुलेशन करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, पुरानी कैलकुलेशन को इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। अब हमारे पास फॉर एग्जांपल लेट ए आई से लेके जे तक रिजल्ट है आई थ्रू जे मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई करने का, ठीक है। देखें आई से लेके ए जे तक मैट्रिस, जब उनका जो रिजल्ट आएगा वो आउटर जो हमारा ऑर्डर होगा उसका आएगा, तो वो बनेगा ए आई जे, ठीक है।
बड़ी आसानी से देखा जा सकता है कि हमारे पास जो ए आई जे मैट्रिक्स है वो किस ऑर्डर के है, पी आई माइनस वन और पी जे इस ऑर्डर का है। क्यों? क्योंकि हमारे पास जो ए आई मैट्रिक्स है उसका ऑर्डर हमारे पास क्या है, उसका ऑर्डर हमारे पास जो बनता है वो बनता है पी ऑफ आई माइनस वन इंटू पी ऑफ आई। ये हम पहले डिफाइन कर चुके हैं डायमेंशन। जो हमारे पास ए ऑफ जे मैट्रिक्स है उसका ऑर्डर हमारे पास क्या बनता है, पी ऑफ जे माइनस वन क्रॉस पी ऑफ जे। ठीक है, ये हमारे पास दोनों का। अब जब हमने मल्टीप्लिकेशन की तो हमारे पास आउटर वैल्यूज ली जाएंगी ऑर्डर की। ठीक है, ये हम मैथ्स में पढ़ चुके हैं। ठीक है, लीनियर अलजेब्रा में हम स्टडी कर चुके हैं। तो हमारे पास जो आउटर वैल्यूज जब हम कंसीडर करेंगे तो जो हमारे पास रिजल्ट होगा उसका ऑर्डर क्या बनेगा, आई माइनस वन और जे। ठीक है, तो ये हमारे पास मैट्रिक्स आएगा रिजल्ट में। तो इसी तरह अगर एग्जाम्पल से हम देखा जाए तो हमारे पास एक ए थ्री है जो कि 4/5 ऑर्डर का मैट्रिक्स है। ठीक है, ए फोर है उसका कुछ ऑर्डर है, ए थ्री फाइव का, सिक्स का। जब इनका रिजल्ट होगा ना वो आउटर मोस्ट वैल्यूज का होगा। ठीक है, 4/7 ऑर्डर का होगा। ठीक है, तो ये हमारे पास जनरल एक बात हमने की जो हम मैथ्स में कर रहे थे। ठीक है, अभी तक हम डायनामिक प्रोग्रामिंग की बात पर नहीं पहुंचे, ये हमने सिर्फ अभी तक मैथ्स स्टडी की है। अच्छा, अब प्रॉब्लम्स को हम अगर देखें तो सबसे पहले हम जो आउटर मोस्ट लेवल पे चीज़ देख रहे थे तो हम क्या कर रहे थे, के के लिहाज से मैट्रिसेस को आपस में डिवाइड कर रहे थे। जैसे एक हमारे पास डिफरेंट मैट्रिक्स थे एन तक, तो हमने ब्रैकेट्स लगाई थी, यानी वन से लेके के तक एक ब्रैकेट लगा दी थी और के प्लस वन से लेके एन तक लगा दी। तो ये हमारा आउटर मोस्ट वैल्यू थी। ठीक है, इसके बाद फर्दर हम इनके बीच में भी ब्रैकेट्स लगाते जाते हैं। ठीक है, तो अब जो हमारे पास सबसे पहले आउटर मोस्ट को अगर कंसीडर करें तो हमारे पास ए वन से लेके एन तक मैट्रिक्स थे। ठीक है, ए वन से के तक एक में एक हमने बना लिया उसका ग्रुप, और के प्लस वन से लेके एन तक एक ग्रुप बना लिया, जहाँ पे जो हमारे पास के है वो वन से लेके एन माइनस वन तक जा रहा है। ठीक है, तो हमारे पास क्वेश्चन ये है कि ऑप्टिमम वैल्यू ऑफ के क्या होगी, यानी हमने के को मतलब चार मैट्रिक्स पे जाके डिवाइड करना है, पाँच पे जाके करना है, छः पे जाके करना है, किस जगह जाके हमने ब्रैकेट लगानी है, ये हमारा क्वेश्चन है। और इसी तरह जब हम फर्दर डाउन द लाइन जाएंगे तो हमारा यही क्वेश्चन रहेगा कि अब के की वैल्यू क्या होनी चाहिए, अब के की वैल्यू क्या होनी चाहिए, हाउ डू वी पेरेंथेसाइज द सब चेन्स, सब चेन्स को कैसे, इसको इसके अंदर अब के की क्या वैल्यू होनी चाहिए, इसके अंदर अब के की वैल्यू होनी चाहिए। तो डिवाइड एंड कनकर हम यहाँ पर इस्तेमाल नहीं कर सकते। ठीक है, क्योंकि हमें ऑप्टिमम के की वैल्यू नहीं पता। पहले तो हमें ये होता था ना कि डिवाइड एंड कनकर हम यूज़ करते थे कि हम मिड निकालते थे, मिड से डिवाइड कर दिया, फिर अगला मिड निकाला, उससे डिवाइड कर दिया, अगला मिड। तो अब हमने मिड तो नहीं करना, वी डोंट नो के, तो हम डिवाइड एंड कनकर तो यहाँ नहीं कर सकते। तो यहाँ तो हमें ए की के की तमाम वैल्यूज़ लेनी पड़ेंगी और बेस्ट ऑफ देम चूज़ करनी पड़ेगी। तो इसका एक ये तरीका है कि हम एक टेबल बनाएं। ठीक है, डायनेमिक प्रोग्रामिंग का टेबल हो जो कि जो सब प्रॉब्लम्स हैं हमारी उनका सोल्यूशन सेव करता जाए, कि जो हमारी सब प्रॉब्लम थी उसके अंदर के की ऑप्टिमम वैल्यू क्या थी। ठीक है, तो वो मिनिमम नंबर ऑफ मल्टीप्लिकेशंस को कंप्यूट करता जाए। ठीक है, जैसे हमारे पास टेबल है उसके अंदर हम अगर देखें तो हमारे पास जो कॉलम्स बनेंगे उसके और जो रोज़ बनेंगी वो वन से लेके एन तक जाएंगी। ठीक है, यानी हमारे पास जितने मैट्रिसेस हैं उतने हम रोज़ और कॉलम्स बना लेंगे। तो जो भी उसके अंदर एंट्री होगी, फॉर एग्जांपल एम आई जे, यानी जो आईथ रो और जेथ कॉलम की एंट्री है वो बताएगी मिनिमम नंबर ऑफ मल्टीप्लिकेशन नीडेड टू कंप्यूट ए आई जे। यानी अब फॉर एग्जांपल हमारे पास पहली रो और दूसरा कॉलम है, उसके अंदर जो एंट्री होगी वो बताएगी कि ए वन से लेके ए टू तक जो मैट्रिसेस हैं उनके लिए मिनिमम नंबर ऑफ मल्टीप्लिकेशंस कितनी रिक्वायर्ड है। इसी तरह हम ऊपर ऊपर मूव करते जाएंगे करते जाएंगे करते जाएंगे, फिर हमारे पास ए एन तक के मैट्रिसेस की हम कैलकुलेट कर देंगे मिनिमम नंबर ऑफ मल्टीप्लिकेशंस क्या होंगी। ठीक है, और साथ साथ फिर हम देखें मिनिमम नंबर ऑफ मल्टीप्लिकेशंस तो निकल आएंगे। मकसद हमारा क्या है कि पता चले पैरेंथेसिस किधर लगानी है, तो हम के की वैल्यू को भी साथ एक अलग मैट्रिक्स में स्टोर करते रहेंगे। ठीक है, ये बाद में देखेंगे के को कैसे स्टोर करेंगे, जिससे हमें पता चलेगा कि इस टाइम पर ये जो मैट्रिसेस हैं इनको मल्टीप्लाई करने के लिए पैरेंथेसिस किधर लगानी है, उस टाइम के की क्या वैल्यू है। के की वैल्यू से हमें यह पता चलता है के की वैल्यू अगर टू है तो मुझे पता चल जाएगा अच्छा टू तक मैंने पहली ब्रैकेट लगानी है, टू से आगे अगली ब्रैकेट लगानी है। फिर अगली ब्रैकेट में अगर मेरे मैट्रिक्स ए थ्री से लेके ए सिक्स तक जा रहे हैं तो अगर के की वैल्यू सिक्स है तो मुझे पता चल जाएगा ए थ्री से लेके ए सिक्स तक मैंने पहली ब्रैकेट लगानी है, ए सेवन से ए एन तक अगली ब्रैकेट लगानी है, इस तरह ब्रैकेट लगाते जाना है। तो ये हमारे पास वैल्यूज होती हैं के की, और मिनिमम नंबर ऑफ मल्टीप्लिकेशन बता रही होती है कि के की कित वैल्यूज लगाने से मिनिमम आपको कितने स्टेप्स करने पड़ेंगे मल्टीप्लिकेशन, वही हमने फाइंड आउट करने हैं। ठीक है, अच्छा अब अगर हमारे पास आई इज इक्वल टू जे है, ये हम डिस्क्राइब कर रहे हैं एक रिकर्सिव फार्मूला, रिकर्सिव रिलेशनशिप हम डिफाइन करने की कोशिश कर रहे हैं। अगर आई इज इक्वल टू जे है यानी हमारा मैट्रिसेस जो है वो वही है, सेल्फ मल्टीप्लिकेशन वाली बात है कि मैट्रिक्स को मैं अपने आप के साथ ही मल्टीप्लाई करूँ, ऐसा तो मैं नहीं करूँगा। तो मैं कहूँगा मिनिमम स्टेप्स जो हैं वो जीरो हैं। ठीक है, देर इज ओनली वन मैट्रिक्स, ए की मैट्रिक्स है, ए आई इज इक्वल टू ए जे, यानी ए आई हमारे पास वन है, ए जे भी वन है।
ठीक है। तो असल में मैं एक ही मैट्रिक्स को देख रहा हूँ, एक कान उधर से पकड़ रहा हूँ, एक कान उधर से पकड़ रहा हूँ, तो इसको मैंने आपस में मल्टीप्लाई अगर करना है तो कोई मुझे इसको आपस में तो मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है ना। तो उसके लिए जो मेरे पास मिनिमम नंबर ऑफ स्टेप्स आएंगे वो आएंगे जीरो। तो उस जगह पे तो मैं चुप करके एम आई आई में या एम आई जे में या एम जे जे में कुछ भी बोल लो, इसको एम आई आई बोल लो, एम आई जे बोल लो, एम जे जे बोल लो, क्योंकि आई जे तो बराबर ही है। ठीक है। इसके अंदर मैं वैल्यू रखूंगा जीरो, जो यानी मेरे जो मैट्रिक्स है उसकी डायगोनल एंट्रीज में तो जीरो आ जाएगा। ठीक है। अच्छा, अब डायगोनल से ऊपर वाली बात, यानी अगर हमारा आई जो है वो लेस देन जे है, यानी ए वन से लेके ए वन से लेके ए एन तक मैट्रिसेस हैं, तो हम छोटा मैट्रिक्स पहले कंसीडर कर रहे हैं और बाद में बड़ा मैट्रिक्स जो कंसीडर कर रहे हैं, ठीक है, मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ए आई इज लेस देन जे, तो हम प्रोडक्ट ए आई जे की बात कर रहे हैं। ठीक है। अच्छा, अब हम क्या करेंगे, दिस कैन बी सेपरेट बाय कंसीडरिंग ईच के। हम के कंसीडर करेंगे, के जो है वो जाएगा आई से लेके जे तक, एज ए वन से लेके ए आई से लेके के तक एक है और के प्लस वन से लेके जे तक एक है। यानी हमारे पास मल्टीप्लीकेशन हम कंसीडर कर रहे हैं ए आई जे के, ए आई जे की। ठीक है। तो उसके अंदर ए आई जे की मल्टीप्लीकेशन के अंदर हमने किसी जगह पर पेरेंथेसिस लगाने, कोई ना कोई के की वैल्यू निकालनी है, तो हम स्प्लिट करेंगे उस के की वैल्यू से। ठीक है। जो के है वो क्या होगा कि इस इनके बीच में कहीं होगा, ए आई से लेके के तक कुछ मैट्रिसेस बन रहे होंगे और के प्लस वन से लेके जे तक कुछ मैट्रिसेस बन रहे होंगे। तो ये हमारे पास हम रिकर्सिव फॉर्मुलेशन इस तरह से करेंगे। ठीक है। तो ऑप्टिमम टाइम कंप्यूट करने के लिए आई ए आई के, यानी ए आई के मैट्रिसेस हैं उनको कंप्यूट करने के लिए जो ऑप्टिमम टाइम है वो होगा एम आई के, एंड द ऑप्टिमम टाइम फॉर के प्लस वन जे। ठीक है। उसको कंप्यूट करने के लिए क्या होगा, एम के प्लस वन जे, ये इस रो के अंदर होगा। तो हम क्या करेंगे, इनका मिनिमम निकाल लेंगे। सिंस ए आई के इज पी आई माइनस वन पी के मैट्रिक्स, ठीक है, ये हम पहले डिस्कस कर चुके हैं कैसे इसका ये ऑर्डर आ रहा है आउटर वैल्यूज से। के प्लस वन जे जो है वो किसका ऑर्डर का होगा, पी के पी जे मैट्रिक्स। ठीक है, इस ऑर्डर का इसका रिजल्ट आएगा। तो हमारे पास जो टाइम इनको मल्टीप्लाई करने में इस्तेमाल हो रहा है वो क्या हो रहा है, पी, इसको अगर हम लें पी, इसको हम ले लें क्यू और इसको ले लें आर, तो हमारे पास क्या टाइम आ रहा है, पी आई माइनस वन पी के पी जे। ठीक है, यानी पी क्यू आर की ये वैल्यूज बन रही हैं। तो ये हमारे पास टोटल टाइम लग रहा है आई से जे मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई करने के। तो इसके लिए जो रूल बन रहा है वो ये बन रहा है हमारे पास, जो अभी तक हमने तमाम कहानी की, कि जहाँ पर सेम एंट्रीज होंगी, डायगोनल एंट्रीज होंगी, वो तो ज़ीरो आ जाएंगी। जो आई जे की एंट्री होगी वो हम मिनिमम लेंगे किसका, एम ऑफ आई के प्लस एम ऑफ के प्लस वन जे प्लस पी ऑफ आई माइनस वन पी ऑफ के पी ऑफ जे, इन तमाम एंट्रीज को प्लस कर देंगे। ठीक है। फिर देखेंगे कि हमारे पास के की डिफरेंट वैल्यूज आई से लेके जे तक हम ले रहे हैं, यानी आई से वैल्यू स्टार्ट हो रही है, जे तक जा रही है। ठीक है। इन के की तमाम वैल्यूज के लिए मिनिमम वैल्यू कौन सी बन रही है वो हम इसके अंदर डाल देंगे। ये वाले चीज़ क्या है, ठीक है, ये वाली चीज़ ये है कि देखें हमारे पास जो मैट्रिक्स हैं ए आई से लेके ए जे तक, ठीक है, उनको मल्टीप्लाई करने के लिए टोटल स्टेप्स कितने लग रहे हैं वो ये चीज़ है। ठीक है। सबसे पहले आप देखें उसके अंदर हमने के पर आके डिवाइड कर देना है। ठीक है। जब हम उसको के पे आके डिवाइड कर रहे हैं तो हमारे पास जो टोटल नंबर ऑफ स्टेप्स बन रहे हैं, जो हमारे मल्टी पी क्यू आर है, वो तो ये बन रहा है। ठीक है। उसके अलावा हमने क्या करना है, उसके अंदर जो फर्दर सब प्रॉब्लम है उस वो जा रही है एम आई से लेके के तक और के प्लस वन से लेके जे तक, उनकी जब हमने कैलकुलेट की थी मिनिमम वैल्यू, तो वो हमें यहाँ से मिलेगी। ठीक है। कि मिनिमम वैल्यू आई के की क्या थी, के प्लस वन जे की क्या थी, ये हमें मिनिमम वैल्यू, तो ये हमारे पास एक रिलेशनशिप बन रहा है चेन मैट्रिक्स का। ठीक है। तो उसके बाद अब हम ये चाहते हैं कि एम एंट्रीज को रिकर्सिवली कैलकुलेट ना करें, डायनेमिक प्रोग्रामिंग में ये होता है। तो हम कैसे प्रोसीड करेंगे, हम एक एम निकालेंगे जो कि डायगनल्स के साथ साथ चलेगा। देखें डायगनल की वैल्यू हमारे पास तो पता है हमें, ठीक है, यहाँ पर डायगनल्स की तमाम वैल्यूज जो हैं वो जीरो जीरो के बराबर हैं, ये भी जीरो है, ये भी जीरो है, ये भी जीरो है, ये भी जीरो है, ये भी जीरो। अब हमने लेना है आई ऑफ के लेना है। ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इसके साथ जाएंगे, बिल्कुल इसके साथ कैलकुलेट करने की कोशिश करेंगे मैट्रिक्स को। ठीक है। ये मैट्रिक्स जो है आई ऑफ के की वैल्यू कहाँ से उठा रहा है, के प्लस वन जे की वैल्यू कहाँ से उठा रहा है, और ये जो पी नॉट पी वन पी टू की वैल्यूज कहाँ से उठा रहा है, ये अब हम देखते हैं। ठीक है।
तो इस मैट्रिक्स को हम फिल करेंगे और फिर आपको इस कॉन्सेप्ट की सारी समझ आ जाएगी, ठीक है। और ये बहुत इजी है जब आप इस एग्जांपल को देखेंगे। अभी ये जो कहानियाँ होती है ना, इस थ्योरी होती है, वो मुश्किल होती है, प्रैक्टिकल से समझ आती है। तो हमारे पास सबसे पहले हमने क्या किया, एम आई आई को जीरो के इक्वल कर दिया, यानी जो हमारी बेस कंडीशन थी डायगोनल्स वो तमाम जीरो रख दी। अब हमने मल्टीप्लीकेशन ऑफ टू मैट्रिक्स का जो सीक्वेंस है उनके लिए वैल्यूज निकालनी है, ठीक है। एम वन टू के लिए निकालेंगे, टू थ्री के लिए, थ्री फोर के लिए, एम एन माइनस वन एन के लिए, ठीक है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि एम वन टू के लिए हमारा क्या होगा। तो हमने जो फार्मूला बनाया था एम वन टू के लिए वो क्या होगा, वो लेगा, देखें अब आई हमारा वन है और जे हमारा टू है, ठीक है। यानी हमारे पास जो रो बन रही है वो बन रही है पहली रो, ठीक है, और कॉलम बनना है दूसरा। तो ये वाली हमारी एंट्री है। इसके लिए हमने क्या करना है, इसके लिए हमने कैलकुलेट करनी है वैल्यू। वो हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, आई से लेके के तक जो हमारी वैल्यू थी वो लेंगे, ठीक है। तो अब इसको जब हमने के के अंदर, इसके अंदर क्या क्या वैल्यूज हो सकती हैं, इसके अंदर के की वैल्यू देखें। अब मैट्रिक्स है ए आई, ए वन और ए टू, ठीक है, ये दो मैट्रिक्स हैं हमारे पास। अब इसके अंदर ज़्यादा से ज़्यादा के की वैल्यू ए की हो सकती है, ठीक है। अगर मैंने इनको मल्टीप्लाई करना है, एसोसिएटिवली डिवाइड करना है, तो बस ए की तरह से मैं इनको डिवाइड कर सकता हूँ, ठीक है। तो के की वैल्यू इसमें वन ही हो सकती है, तो के की वैल्यू मैं वन लूंगा, ठीक है। तो के की वैल्यू यहाँ आ जाएगी, के प्लस वन की वैल्यू टू होगी, वो यहाँ आ जाएगी। जे की वैल्यू टू है यहाँ से, वो इधर आ गई। अब यहाँ पर आएगा पी नॉट, पी वन, पी टू, ठीक है, ये तमाम वैल्यूज आ जाएंगी, ठीक है। पी नॉट हमारे पास क्या है, जो इस ए वन का ऑर्डर होगा पिछला वाला। पी वन क्या है, जो इनके दरमियान का ऑर्डर होगा, यानी इसकी इसकी जो कॉलम्स होंगी और इसकी जो रोज होंगी ए टू की। और पी टू क्या होगा, जो इसका आउटर ऑर्डर होगा, ठीक है। तो ये तमाम वैल्यूज होंगी, इन तमाम वैल्यूज को प्लस करेंगे तो हमारे पास एम वन टू की वैल्यू निकल आएगी। यानी एम वन टू के लिए हम एक तो एम टू टू का इस्तेमाल कर रहे हैं और एक एम वन वन का इस्तेमाल कर रहे हैं। ये दोनों वैल्यूज हम पहले कैलकुलेट कर चुके हैं, ये जीरो जीरो के बराबर है। हमें सिर्फ इन तीन टर्म्स की वैल्यूज को आपस में मल्टीप्लाई करना है, तो हमारे पास एम वन टू की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। इसी तरह एम टू थ्री की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, ठीक है। एम टू थ्री की वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए क्या करेंगे, अगर देखें हमारे पास इसको, तो हमारे पास तीन मैट्रिसेस हैं, ठीक है। एक हमारे पास मैट्रिक्स है ए टू, नहीं बल्कि दो ही मैट्रिक्स हैं, ए टू से लेके ए थ्री तक। तो इनके अंदर भी हमारे पास के की वैल्यू क्या हो सकती है, के की वैल्यू हमारे पास ए की हो सकती है, ठीक है, जो कि हमारे पास टू जाएगी के की वैल्यू। तो हमारे पास जब एम टू थ्री को हम कैलकुलेट करेंगे तो पहली तो हमारे पास एम के अंदर आई की वैल्यू आ जाएगी टू, के की वैल्यू भी आ जाएगी टू, ठीक है। उसके बाद प्लस करेंगे एम की वैल्यू, के प्लस वन की वैल्यू हो जाएगी थ्री, और हमारे पास जो जे की वैल्यू है वो भी थ्री है, ठीक है। एम थ्री थ्री यूज़ होगा इसके अंदर, और साथ में हमारे पास जो पी नॉट, पी वन, पी टू की वैल्यूज हैं वो आ जाएंगी, ठीक है। अब यहाँ पर पी नॉट, पी वन, पी टू, पी थ्री ये कैलकुलेट होंगी, ठीक है। पी नॉट हमारे पास पहले वाले था, यहाँ पर हमारे पास अब अगला ऑर्डर आ जाएगा, ठीक है, अगली डायमेंशन आ जाएंगी। तो इस तरह से ये वैल्यू आ जाएंगी, इस तरह से यही आ जाएंगी, इस तरह से ये आ जाएंगी। ये दो दो मैट्रिक्स के लिए तो ये कहानी। अब पहले से मैं यहाँ पर ही आपको समझा देता हूँ, ठीक है, फॉर क्लैरिफिकेशन, कि अगर फॉर एग्जांपल हमारे पास की मिनिमम वाली चीज़ है यहाँ पर जो फार्मूला में है, ये किस लिए है, ये अब हमारे पास फॉर एग्जांपल तीन मैट्रिक्स हैं, ए टू, ए थ्री, ए फोर, ठीक है। तो अगर अगर अब आप देखें तो के की हमारे पास क्या वैल्यू हो सकती है, के हम इस तरह से भी हम ब्रैकेट लगा सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर के की वैल्यू हो जाएगी टू, ठीक है। और हम किस तरह से ब्रैकेट लगा सकते हैं, हम एक और तरीके से ब्रैकेट लगा सकते हैं जो कि इस तरह होंगी, ठीक है। तो इसमें के की वैल्यू क्या हो जाएगी, थ्री, यानी यहाँ पे एक टू पे भी हम डिवाइड कर सकते हैं और थ्री पे भी डिवाइड कर। अब इन दोनों के लिहाज से हम इस फार्मूला को कैलकुलेट करेंगे। इस फार्मूला में कैलकुलेट करने के बाद देखेंगे कौन सी वैल्यू मिनिमम है। मिनिमम इन दोनों में से जो भी होगी वो हम अपनी इस एंट्री के अंदर इंक्लूड करेंगे, जो हमारी उस जगह की एंट्री बन रही होगी।